और उनको मैं आभार व्यक्त करूँगा यहाँ के आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया सर। और इस नए मिशन जो हमारा स्वास्थ्य का ये मिशन है, इस मिशन को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं सभी, और तरह-तरह के ज्ञान, विज्ञान को यहाँ पर हम सीखते हैं इस पैनल पर आकर। तो मैं सबसे पहले तो अपने हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे लीडर मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म तक लेकर आए और मुझे यहाँ पर लाकर स्टैंड किया, मुझे इतना सारा ज्ञान भंडार देने का जो उन्होंने काम किया और सब कुछ यहाँ सिखाया और एक पूरी तरह से लाइफ़ को चेंज करने के लिए एक जो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे सुझाया, मुझे बताया और मेरा व्यूज़ मतलब मेरे विज़न जो हैं वो क्लियर कराए, उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा अपने दिलशाद सर जी का, असद सर जी का और आसिफ सर हैं और हमारे सबसे ग्रेट लीडर हमारे जो मेंटर हैं जिनके नक्शे कदम पर हम उनको सुनकर समझकर चलते हैं, हमारे सफ़ी मोहम्मद सर दिल्ली से। और मैं मोहसिन सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि मोहसिन सर ने काफ़ी कुछ सिखाने में मेरी यहाँ पर मदद की। मैं अपने मुजाहिद सर का धन्यवाद करूँगा, यहाँ पर अजय सर जी का धन्यवाद करूँगा और जो हमारे यहाँ पर आज होस्टिंग कर रहे हैं हरीश जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो धन्यवाद सर, अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज मैं बताना चाहूँगा टियान्स का एक सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट जिसे हाई फाइबर के नाम से जानते हैं सर। और इस हाई फाइबर पर आज जो कुछ भी मैंने जितना भी इस पर अध्ययन किया है, उसको लेकर मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ सर। और यहाँ जो कुछ भी मैं बोलूँगा इससे संबंधित ये बिल्कुल एकदम रिसर्च्ड करके जो भी मैंने यहाँ पर लिया है और रिसर्च के बाद में जो प्रैक्टिकल हुआ है, जिन प्रैक्टिकल्स को मैंने देखा है, जैसे-जैसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट मिले हैं, उसके आधार पर मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस हाई फाइबर को हमने नाम तो ले लिया लेकिन इसको थोड़ा जान ले रहे हैं। एक्चुअल में ये हाई फाइबर क्या है, क्यों है और कैसे ज़रूरत है? फिर उसके बाद ये हाई फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता और कौन-सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन कंडीशंस में हमें हाई फाइबर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा-सा मैं यहाँ से शुरू करूँगा सर। तो आप सबकी इजाज़त चाहूँगा मैं। धन्यवाद सर आपका। तो खबर के बारे में, तो पहले तो हम इस बात को समझ ले रहे हैं कि सर जो कुछ भी हम खाते हैं, अपने इसमें अपने डेली के रूटीन में, डेली की लाइफ में जो कुछ भी हम टेक इन करते हैं, अपनी एनर्जी के लिए फूड के तौर पर, वहाँ पर मेनली अगर हम देखें तो ये 3-4 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। यानी कि कोई भी अगर हमने डाइट ली तो वो डाइट हमारी 3-4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में 4th वन जो है हमारा, ये फाइबर भी शामिल होता है। अगर ये फाइबर पास में नहीं है, अगर ये फाइबर हमारे पास नहीं है और इस फाइबर को हमने जिस उचित मात्रा में हमको लेना था, वो नहीं लिया हमने किसी सोर्स से, तो समझ लीजिए जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह ये लिया है, इनका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी ये हमने लिए तो अच्छे के लिए थे, पर अच्छा लेने के बाद में भी ये गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गई इसमें। तो इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं और ये जैसा कि हम समझ रहे हैं कि फाइबर को हम अच्छी तरह से समझें, तो फाइबर हमारी बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भोजन के माध्यम से हम लेते हैं, तो अगर फाइबर हमारे साथ-साथ अगर इसके साथ-साथ फाइबर पहुँच रहा है हमारी बॉडी में और फाइबर को हम ले पा रहे हैं, तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन करने के लिए ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी निभाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनके एब्ज़ॉर्प्शन के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा बॉडी में जो हमारा मोशन होता है, स्टूल होते हैं, जैसे सुबह के समय फ्रेश होने के लिए, शाम के समय फ्रेश होने के लिए जाते हैं, अगर पेट में स्टूल ही ढंग से नहीं बनेंगे, उसका कंपोज़िशन ही ढंग से नहीं होगा, तो मोशन ठीक से पास नहीं होगा और अगर मोशन ठीक से पास नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर जो भी वेट मतलब इकट्ठा हुआ है, वेस्ट पदार्थ है जो भी, जिस तरह का मतलब वेट बनकर आया है, वेटेज हुआ है उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा और अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ, तो बहुत सारी तमाम तरह की ऐसी परेशानियाँ सामने आती हैं कि जिनको समझेंगे तो छोटी-सी, लेकिन वो बड़ी पहाड़ बनकर सामने आ जाती है। यानी एजप्शन को कंट्रोल करना है तो स्टूल के लिए, स्टूल के फॉर्मेशन के लिए, जैसे जो मल तैयार होता है वो उसका स्टूल टाइप होता है, उसको मल जो बनता है, जो वेस्टेज होता है उसको, तो इसको पूरी तरह से इसका फॉर्मेशन करने के लिए फाइबर हमारी हेल्प करता है। यदि डाइट में फाइबर की मात्रा सही नहीं है, एक तो ये भी फैक्टर होता है कि साहब हम फाइबर ले रहे हैं,
दूसरा ये फैक्टर होता है कि फाइबर की मात्रा कितनी है, आप सही से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ठीक सही नहीं है, तो जो भी खा रहे हैं, वो ठीक से एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा और एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तो वो फिर ठीक से स्टोर भी नहीं होगा और स्टोर नहीं होगा, तो जो वेस्ट है, वो ठीक से निकलेगा भी नहीं। यानी बॉडी के अंदर में तमाम सारे वेस्ट जो इकट्ठे होते हैं, तमाम सारी गंदगी जो इकट्ठी होती है, उसको निकालने के लिए इस फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये समझ लेते हैं कि फाइबर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जब 2 प्रकार की बात आती है, तो एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, जैसे कि हमने कोई भी भोजन खाया और भोजन लेने के बाद में, ये पेट के बाद में जो छोटी आँत में पहुँचा, वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर उसके बाद में जो वेस्ट होते हैं, ये बड़ी आँत में जाते हैं और बड़ी आँत में पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर पानी का एब्ज़ॉर्प्शन होता है। और अगर वहाँ पर पानी का एब्ज़ॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, तो या तो समझ लीजिए लूज़ मोशन हो जाएँगे या किसी भी तरह की कोलन की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। कई सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं और देखिए जब उसका एक्सक्रीशन ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाएगा या मान लो कि उसको सुबह फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, दिक्कत पैदा होती है उसके सामने, तो कई सारी बीमारियों को फिर जन्म देने के लिए ये तैयार हो जाता है। तो जब ये वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन करता है फाइबर, तो इसको किस में टर्न करता है, ये बदलता है एक जेल में। एक जेल में टर्न करेगा, उसको जेल में बदलेगा और फिर उसके बाद में जैसे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर ये जेल में उसको कन्वर्ट करेगा और यही जेल क्या करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट जो हमने भोजन के माध्यम से लिया है, उसको एब्ज़ॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। अब कुछ ऐसा मान लीजिए हमने ऐसा कुछ खा लिया, जिसमें बहुत शुगर था, बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा थी, यानी शकरा था वहाँ पर। तो यही हमने देखा कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है, अगर ये हमारे साथ में है, ये हमने साथ में लिया है, तो समझ लीजिए इस जो भोजन में हमने जो शुगर लिया है, जो मीठा लिया है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन ये धीरे-धीरे करेगा। अब उसका एब्ज़ॉर्प्शन जब ये धीरे-धीरे करेगा, तो ऑब्वियसली ब्लड का जो शुगर लेवल है, वो भी धीरे-धीरे ही बढ़ेगा। यानी ब्लड में तेज़ी से एक साथ ये जो शुगर है, ये शूट नहीं होगा। यानी अगर सडनली शूट हो गया, तो समझ लीजिए फिर व्यक्ति को उसे बचाने की तो बहुत दूर की बात है, तमाम तरह की परेशानी भी उसे झेलनी पड़ सकती है। बहुत सारी परेशानियाँ उसके सामने आती हैं और बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है, वो ठीक नहीं रह पाएगा और अगर ये धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ तो। क्योंकि फाइबर का काम ही यही है कि कोई जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ों को वो धीरे-धीरे ही एब्ज़ॉर्ब कराता है, जिससे कि वो सारी चीज़ें ब्लड में ना घुलें। अगर ब्लड में घुलेंगी तो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएँगी, जहाँ जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ पर आकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। और यदि शुगर का लेवल अचानक से शूट हो गया, तो काफ़ी तरह की तकलीफ जैसे इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन वहाँ पर फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उधर पैनक्रिया को भी बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। पैनक्रिया को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा तो समझ रहे हैं कि आगे चलकर फिर पैनक्रिया थक भी सकती है। क्योंकि कई सारे एकदम से ये मान लो शूट हो गया या एकदम से घट गया, तो ये भी बहुत सारा खतरनाक हो जाता है और कई सारे चेंजेज़ हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि थकावट हो जाना, बहुत सारा फैटीग आ जाना, नींद की प्रॉब्लम हो जाना, मान लो नींद आ भी रही है और फिर नींद आ भी नहीं रही है। या फिर एक्सेसिव हंगर यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, हमने खाना भी खा लिया फिर भी भूख लग रही है। या फिर इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है और उसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हुआ और उसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर फैट बढ़ेगा और अगर फैट का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो सीधा कोलेस्ट्रॉल में चला जाएगा। इससे ओबेसिटी वगैरह की कई सारी प्रॉब्लम आ जाएँगी और अगर अम, ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये जो हमारी वेन्स हैं, इनके ल्यूमेन में आकर वो उसका चिपकना शुरू हो जाएगा और अगर इसका ल्यूमेन में आकर चिपकना शुरू हुआ, तो समझ लीजिए फिर कहीं न कहीं अटैक की प्रॉब्लम या स्ट्रोक की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएँगी। तो अब इसको अगर हम देखें कि अगर ये ऐसा लॉन्ग टर्म तक किसी के साथ होता रहा, लॉन्ग टर्म तक यही चीज़ें होती रहीं और लंबे समय तक अगर उसने फिर ये बात ध्यान नहीं दी कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है भी तो मैं इस तरह का खा रहा हूँ जो मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि व्यक्ति किसी भी तरह से डायबिटिक पेशेंट भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये समझ लेना चाहिए कि फाइबर हमारी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। तमाम तरह की बीमारियों से हमको बचा रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि फाइबर बॉडी में काफ़ी रोल प्ले कर रहा है, यानी हमारे मेटाबॉलिज़्म को भी रेगुलेट कर रहा है। वहाँ पर इसको रेगुलेट करेगा तो जो कुछ भी हमने खाया है एनर्जी का बूस्टअप बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि कोई फैटी फूड लेता है, बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं हम आज की दुनिया में, जितने भी हमारे भाई-बंधु जो समाज में हैं उनका सबका जीवन यापन करने का तरीका, नज़रिया ही बदल गया।
वो सारी चीजों को एकदम मतलब बुरी तरह से इग्नोर करके चल रहे हैं। वो अपने स्वास्थ्य को न जाने किस खूंटी पर टांग कर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा। वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बस उनका काम ये है, उनके दिमाग में ये है कि बस खाने लिया, अपना पेट भर गया, भूख शांत हो गई हमारी, और चलो साहब अब हम काम पर लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अब ये सारा फैटी जो कुछ भी हमने लिया है, फैटी फूड हमने लिया है, फास्ट फूड वगैरह जो हमने लिया है, अब इसमें क्या है, फैट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फैट है, क्योंकि ये चिकना पदार्थ है, इसमें सारा कुछ चिकना पदार्थ है। अब इस फैट को कैसे डाइजेस्ट करें? अब जैसे इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में बाइल नाम का एक केमिकल तैयार होता है, जो पेट के द्वारा सीक्रेट होता है, जो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है। वहां से इस बाइल नाम का जब केमिकल जो ये सीक्रेट होगा, तो ये गॉल ब्लैडर मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा होता है कड़गा पदार्थ, जैसे जहर जैसा कड़गा, इस तरह का। कभी कभी देखा होगा कि फास्ट फूड ज्यादा खा लो तो डकार आती है, तो एकदम कड़गा कड़गा मुंह हो जाता है, तो इस तरह का बाइल उसे बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। जब ये बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, अब ये धीरे 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 करके अगर ये भी थक जाती है, तो स्टोन की प्रॉब्लम शुरू, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन का पेशेंट बनना बहुत जल्द, मतलब श्योर ही हो जाता है कि उसके स्टोन बननी ही बननी है। तो फिर उसके बाद में ये जो गॉल ब्लैडर है, इसको या तो फिर रिमूव कराना पड़ेगा, या एक तरह से कॉलीसेक्टम की सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी। अब इस तरह के अगर इन चीजों को जूझने के लिए, इन सभी चीजों को देखते हुए अगर ऐसा कराया जाए, समझ लीजिए गॉल ब्लैडर ही अगर रिमूव कर दी, तो फिर तो ये समझ लो कि अब वो कुछ भी खाएगा उसको ठीक से डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो क्यों ना हम इस बात को समझ लें कि इन चीजों को, यहाँ जो हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारे बॉडी के अंग हैं, इनको रिमूव करने से बेहतर तो ये है कि हम उसको प्रिकॉशन में ले लें। हम ऐसी चीजों का जो हमारे आसपास हमको नहीं मिल रही हैं, तो हम जो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के लिए आज चांस ने जो संकल्प किया है, चांस की जो पूरी टीम है, पूरे लीडर्स हैं, उन्होंने जो संकल्प किया है, तो इसको बेहतर तरीके से समझ लें। और समझने के लिए अपने स्वास्थ्य को मतलब पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए और पूरा एकदम बैलेंस रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। अब लेकिन बॉडी में अगर हम देखें कि कुछ फैट होना भी चाहिए। अब फैट है तो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, एक तो गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो यानी कि ये अच्छे लेवल का होना चाहिए, और जब ये अच्छे लेवल का होगा यानी कि माइक्रो में होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो माइक्रो विटामिन हैं, उनके सॉल्युबल के लिए फैट की भी आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं, ये फैट में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसके लिए फैट भी हमारी बॉडी में होना जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि ज्यादा फैट ना हो जाए या फैट कम भी ना हो जाए, इसके लिए फाइबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी होने पर, इन विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर तमाम तरह के सिम्टम्स सामने दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब यदि कोई सर्जरी हो भी गई, मान लीजिए अब जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो हाई हो गई। अब जब सर्जरी हुई, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी रूप में कोई सर्जरी हो गई, तो उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। अब उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जब इतनी ज्यादा हाई है, तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर भी हाई होना चाहिए। जब एब्जॉर्प्शन पावर होना चाहिए हाई, तो फिर अब एब्जॉर्प्शन हो किस प्रकार से, क्या हमारी बॉडी में उस तरह का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ है, या ऐसा कोई फूडिंग सिस्टम है, या कोई ऐसा हमारे पास में कोई सप्लीमेंट है, या कोई ऐसा कोई किसी भी तरह का एक फॉर्मूला है जिससे कि हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उस पेशेंट ने जो कुछ भी सर्जरी वगैरह कराई है, उसे और सारी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए अगर डाइजेस्ट होने के बाद में उसके स्टूल ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, मोशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है उसे स्टोन की प्रॉब्लम हो सके, हर्निया की प्रॉब्लम हो सके। अब ये हर्निया की प्रॉब्लम, जैसे मान लो मोशन के टाइम पर व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकत लगाता है, उसका स्टूल मतलब मोशन पास ही नहीं हो रहा, तो उस केस में मान लो ये सारी चीजें बहुत सारा दिक्कत करती हैं, और उसकी जो नर्व सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। तो सर ये चीजें होने के बाद में उसे हर्निया की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और हो भी सकती है, ये चांसेस होते हैं। इसलिए ये चाहिए कि हमें इसके ऑब्जेक्शन के लिए कुछ ना कुछ समझना होगा। अब यदि फैट को कंट्रोल किया, तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि फैट को कंट्रोल करने से ही ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही मात्रा में अपने आप ही अच्छी तरह से ये कंट्रोल होता है। और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, बहुत ही जरूरी बन जाता है। अब ये डाइटरी फाइबर में जैसे हमने अभी समझा कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर की जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली बात तो ये जो डाइटरी फाइबर है हमारा, अभी हम इस प्रोडक्ट पर बात करेंगे कि आखिरकार ये जो हमें फाइबर है, फाइबर कई जगहों से मिल सकता है, लेकिन चांस ही क्यों, इस चांस का जो हाई फाइबर है यही क्यों?
क्या है ऐसी क्वालिटी इसके अंदर में जो इसको मतलब नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनकी डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए ये डाइटरी फाइबर पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी नंबर 1 पर है। क्योंकि सारा का सारा खेल ही पेट से और उसकी छोटी आंत, बड़ी आंत से ही शुरू हो रहा है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का ही खेल हो गया सारा का सारा का। तो अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्युबल फाइबर में, जैसे ये सॉल्युबल फाइबर हैं, इसमें सारे के सारे फ्रूट शामिल हो जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर में इसमें सारे के सारे अनाज शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब इसमें ये जो दोनों के दोनों हैं, ये क्या करता है? यानी कि जो ब्लड का ग्लूकोज है, यानी जो पास थ्रू हो रहा है बॉडी के अंदर में विदाउट एलिवेटिंग, इस ब्लड के ग्लूकोज को लेवल में लाने का काम करते हैं, यानी उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी बात कि ये वाटर को अभी अभी जैसे मैंने बात की कि जैसे वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको टर्न इनटू जेल कर देता है, यानी जेल में बदल देता है। और जेल में बदलने के बाद जैसे बार बार भूख लगने की जो बात होती है, ये भूख लगना क्यों बंद होता है इसका रीजन बताएंगे, और क्यों ज्यादा होता है इसका भी रीजन समझ लेंगे। तो पहली बात जैसे कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल किया और जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। अब जैसा कि मान लीजिए हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद अगर फाइबर हमारे मात्रा मतलब बॉडी के अंदर में उचित मात्रा में नहीं है, ठीक ठाक नहीं है और सही मात्रा में क्या हमने फाइबर लिया भी नहीं मान लीजिए, तो उस केस में एक्चुअल में होगा क्या कि जो ग्लूकोज का लेवल है ये एकदम शूट होगा। जब ये शूट होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी तो जो भी ग्लूकोज है जो लीवर के द्वारा जो ग्लाइकोजेन वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जब ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड में इधर उधर जाएगा। अब जो हमारी जो इंसुलिन है ये क्या करती है, ये ताला खोलने का काम करेगी सेल का। जब सेल का ताला ही नहीं टूटेगा तो ये जो हमारा ब्लड में जो शुगर है ये जो फ्लो हो रहा है ये फिर सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो बॉडी को ये पता रहेगा कि मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मुझ में एनर्जी नहीं है, इसलिए उसे एनर्जी की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो माइंड को जब मैसेज भेजेगी तो माइंड फिर से लीवर से कुछ ना कुछ बोलेगा और भूख बढ़ाएगा, इसलिए कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे मिला ही नहीं है, भले ही उसने बहुत सारा खा लिया है लेकिन फिर भी उसे आवश्यकता होगी कि मुझे कुछ चाहिए। क्यों? कि जो ब्लड में जो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट या ये सारी चीजें थी वो अंदर तक सेल के अंदर तक पहुंची ही नहीं, तो उसकी एनर्जी फिर से उसको डाउन लगेगी, इसलिए ये बार बार भूख लगने का केस शुरू होता है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम है हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास आज मोर एंड मोर प्रोसेस फूड है, इसमें लेस फाइबर होता है। जितने भी प्रोसेस फूड में ये सभी आ जाते हैं, जितने भी फास्ट फूड होते हैं सभी, जितना भी चिकना पदार्थ होता है ये सभी सब शामिल हो जाते हैं इस प्रोसेस फूड में। तो इसमें फाइबर नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। और जबकि आज का ये ट्रेंड बन गया है कि इसी चीज को ज्यादातर लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। हर जगह कहीं भी देखिए चारों तरफ मुंह उठाकर वहीं खड़े मिलेंगे जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। अब दूसरी बात कि इंसुलिन जो है इस तरह की जो अपना काम करती है, इन सेल्स के ताले को खोलने का काम करती है, तो उसका जो वर्क है बहुत ज्यादा बन जाता है। अब बहुत ज्यादा बन जाता है तो वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी एक लिमिट है काम कितना करे, करे तो कितना करे। उसको अपना प्रॉपर काम करना था उसने किया लेकिन उससे बात नहीं बनी तो फिर तो उसको ज्यादा काम करना ही होगा। अब यहाँ की बात आती है जैसे इनसॉल्युबल फाइबर है ये वाटर में क्या होता है, मिक्स नहीं होता। इनसॉल्युबल फाइबर जब वाटर में मिक्स नहीं होगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टूल के मोशन को सॉफ्ट बना देता है। और जब ये सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, इसका वॉल्यूम ठीक से अगर तैयार कर देगा तो फ्रेश होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा और इन शॉर्ट में व्यक्ति पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिपेशन का जो उसके सामने प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लेगा वो। अब दूसरी बात, अगर ये कॉन्स्टिपेशन हाई लेवल पर रहती है या रोजाना रहती है या बनी ही रहती है जिस तरह की, वो अगर कुछ भी खा ले तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इससे देखिए बहुत सारी बीमारियों का जन्म शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक साथ तो उभर कर आती नहीं है, ये धीरे-धीरे कई महीनों का रिजल्ट बनकर आता है। जैसे पाइल्स बन गया, फिशर बन गया, फिस्टुला बन गया, हर्निया का प्रॉब्लम हो गया। अब किसी ने मान लो जैसे बोन इम्प्लांट कराया है या कहीं पे भी कैसी कोई सर्जरी हुई है, तो अब जैसे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की कि वो अपनी बोन का जो इम्प्लांट कराया है उसने, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको पूरी तरह से सेट करने के लिए उनको बहुत सारी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके साथ उसे फाइबर की भी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए और बचने के लिए। अब यहाँ से देखें कि यह देखें, जो सालों तक लोग इससे जूझते रहते हैं, इन बीमारियों से परेशान रहते हैं।
अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं, कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई गैस की गोलियां खाना शुरू कर देगा, कोई किसी की गोली खाना शुरू कर देगा, कोई हाजमे के लिए चूरन लेना शुरू कर देगा। तमाम तरह की सारी चीजों को, अल्टरनेट को वो यूज करना शुरू करते हैं, लेकिन वो सही पॉइंट पर क्लिक नहीं मारते कि आखिरकार हमको सही चीज पर क्लिक करने का अगर मौका मिल रहा है तो वहां पर अगर इस चीज को क्लिक कर दिया जाए और क्लिक कर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हमारी ये तमाम तरह की गैस की टैबलेट, इसकी टैबलेट, जिनटेक, पेनटेक, फलानी चीज, इन सभी से हमें छुटकारा मिल जाएगा एक ही बार में। फिर हमें ये सारी चीजें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, न चूरन चटनी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर लेगा। 15 से 20 दिन के अंदर में ही वो रिजल्ट इस बात का पाएगा कि हाँ, वास्तव में जिस तरह का जो मैं सोच रहा था उससे कई तरह का मुझे अच्छा जीवन मिलना शुरू हो गया है। तो अब इसके बाद में यहाँ से हमने ये सारी चीजें समझ ली, तो इसका अब ये जो मैनेजमेंट है बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल डिमांड है क्या है, कैसे है, किस तरह से लें। देखिए, एक नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है मेल को, इसे 30 से 40 ग्राम लेनी होती है पर डे, और एक फीमेल जो होती है वो 25 टू 30 ग्राम पर डे के हिसाब से लेनी होती है। अब बेसिकली अगर हम इस बात पर देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पूरा का पूरा खेल इस फाइबर का बताया कि इंटेस्टाइन से संबंधित है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारा सारा खेल, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही सारे खेल की मतलब प्रोसेसिंग होती है। अब इससे यहाँ पर जो बेसिकली हमने ये सारी चीजें समझने के बाद में, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जिस फाइबर की हम बात कर रहे हैं ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। और जैसे प्रोटीन, जो फैट है, इसमें तो फाइबर पाया ही नहीं जाता, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल फाइबर की जैसे हमने बात की कि ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जेल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे अब हमने देखा पेप्टाइन जो होता है, बीटा होता है, ग्लूकोज होता है, इंसुलिन वगैरह, इनोलिन वगैरह, गम, ठीक है, मिसलियंस होता है इसमें, इन सारे रेजिस्टेंस और स्टार्च वगैरह, सेलिलियम वगैरह, ये सारी चीजें हैं, इनमें ये सारी चीजें घुलती हैं जाकर, और जब ये घुलती हैं तो ये तरह तरह से अपना अपना काम कराती हैं। अब जैसे गम की मैंने बात की है, जैसे गोंड टाइप का मान लीजिए, ठीक है, इसकी बात की है मैंने। अब ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें, अब जैसे पेप्टाइन की बात की मैंने, तो ये भी एक प्रोटीन का रूप है। प्रोटीन भी कई तरह से बदलने के बाद उस फॉर्म में आता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाना ही हमारी बॉडी के लिए सबसे हार्ड वर्क होता है, क्योंकि वो सारी चीजों को तो पचा लेगी, लेकिन प्रोटीन को पचाने में उसे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसे। तो अब यहाँ से देखें तो हम इन सारी चीजों को समझते हुए जैसे हम चले हैं कि ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी में होती है, अब ये सारा काम क्या करती है कि जो हमारे बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो जहां पर ये फॉर्मेशन होते हैं, इस फॉर्मेंटेशन के लिए जैसे गैस वगैरह बन जाती है लोगों के लिए, वहां पर क्या है कि गुड बैक्टीरिया का अगर ग्रो होगा और बैड बैक्टीरिया कम होगा तो समझ लीजिए इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम समझे इसको, जैसे सेल्यूलोज वगैरह है, लिग्निन वगैरह है, इमेसेल्यूलोज है, स्पेशली जो क्रूसीफेरस जो तरह के फैमिली के ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे वेजिटेबल टाइप जो होते हैं, ये हमें जो मिलते हैं, इन सब चीजों का काम क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत में जाने के बाद में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करे और बैड बैक्टीरिया को कम करे। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि फाइबर की नीड इसीलिए तो हुई इन सारी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि लोग अपने खाने में प्रोसेस फूड को ज्यादा ले रहे हैं, पैक्ड फूड को ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पर जब ये फाइबर नहीं है तो गुड बैक्टीरिया कम होगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा, और बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो इन सबका सत्यानाश करके फेंक देगा। जब सत्यानाश करके फेंक देगा तो परेशानी तो शरीर पे ही आनी है। अब या तो इस परेशानी से जूझते रहो सालों साल और नई नई बीमारियां बनाते रहो, या फिर इन चीजों से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड जो किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब तमाम तरह की शुगर वाली चीजें, जैसे हम कोई भी फास्ट फूड या पैक्ड फूड लेते हैं तो उनमें देखेंगे कि शुगर की मात्रा भी ज्यादातर होती है, जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह, ऐसी सारी चीजों को ज्यादा मात्रा में लो, इनमें भी यही सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह, कोलन वोलन से संबंधित इन परेशानियों से बचने के लिए हमें इस फाइबर की जरूरत होती है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट पर बात करें तो ये पूरे के पूरे स्टमक में जो कुछ भी हमारे साथ जाता है खाने के द्वारा, उसको एक बल्क प्रोवाइड कराता है। जब ये बल्क प्रोवाइड कराएगा तो एक जेल बनाएगा, जेल बनाएगा जो पेट हमारा जल्दी भर देगा। यानी जैसे हमने खाया तो एक पर्याप्त मात्रा में जो हमने भोजन लिया है उससे हमें एहसास होगा कि ठीक है, हमारी भूख सेटिस्फाई हो गई और हमारा पेट भर गया। और अगर ये बल्क प्रोवाइड नहीं कराएगा, उस जेल को नहीं बनाएगा, ऐसा फाइबर हमारे अंदर नहीं है, तो हम चाहे कितना भी खा लें फिर हमें भूख लगेगी, फिर खा लें फिर भूख लगेगी, फिर खा लें फिर भूख लगेगी, तो सत्यानाश।
हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसमें हम देखें तो सैटिस्फैक्टी सेंटर पर बहुत जल्दी तरह से स्टिमुलेट होने के लिए ये हमारा जो फाइबर है ये काम करता है। अब खाना कम खाएंगे तो ओबेसिटी की भी समस्या कम होगी, क्योंकि ओबेसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी खाया है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में लगेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो बॉडी की हेल्थ भी अच्छी होगी। अब इस जेल फॉर्मेशन से जो पेट के अंदर में शुगर होता है उस शुगर को धीरे धीरे गोलने का काम करता है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये फाइबर बहुत ही मतलब नंबर वन पर रखने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है उनका सडनली सूट होता है, एक साथ सूट होता है, वो कुछ भी खाएंगे एक साथ सूट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फाइबर है ही नहीं उनके पास में। और पैनक्रिया काम कर करके थक गई है, मतलब बिल्कुल खराब नहीं हुई है, थक गई है, वो थक गई है तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, उसके बीटा सेल्स ढंग से जनरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जैसे फैट में कन्वर्ट कर देगा ये, और फैट में जब कन्वर्ट करेगा तो ओबेसिटी वगैरह और ये डायबिटीज वगैरह है इनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे शुगर का एब्जॉर्प्शन जो पेशेंट के अंदर हुआ, तो इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट मतलब एब्जॉर्प्शन भी इस ब्लड के अंदर में होने से मतलब पूरी तरह से रोकेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड के अंदर धीरे धीरे जमा होना शुरू होगा तो ये वेन्स की ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में आएगा तो ये पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देगा, जहां से अटैक होने के चांसेस यानी हार्ट खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब ये जब कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट होगा तो हमारे जो टोटल लिपिड सेक्शन है, ट्राइग्लिसराइड है, उसके लेवल को भी ये कम करेगा, यानी लिपिड सेक्शन वो पूरा चर्बी का जो सिस्टम है उसको भी कम करेगा ये। अब कोलेस्ट्रॉल से जो हार्ट की तकलीफें होती हैं, जैसे हम अगर बात करें कि यहाँ पर ब्लॉकेज की बात आती है, ये एंजाइम की बात आती है, हार्ट अटैक की बात आती है, या हम एक तरह से और बात करें तो ये सेक्युलोरोसिस की बात होती है, जिसमें धमनी का एक रोग होता है। धमनी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी जो नसें हैं इनको क्या करता है, इनको ब्लॉक करता है, यही एरिथ्रोसाइक्लोरोसिस होता है। इसको प्रिवेंट करता है और हाइपरटेंशन को कम करेगा, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी को एक जन्म देने का काम करते हैं। स्ट्रोक जैसे ब्रेन का लकवा वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करेगा, इसलिए ये डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोलोन यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी प्रॉब्लम को भी रोकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने देता है। ये फाइबर जब बड़ी आंत में जाता है तो वहां पर बैक्टीरिया का फॉर्मेंटेशन करता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करेगा, बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज करेगा, ओवरऑल स्टोमक का पूरा एनवायरनमेंट ठीक करेगा, पीएच वैल्यूज के बैलेंस को मेंटेन करेगा, और सार्केनोजेनिक जो होते हैं ये म्यूटाजेनिक पोटेंशियल वगैरह होते हैं जो इन्फ्लामेशन को जन्म देते हैं। ये कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि एक तरह के ये मतलब एसिड जैसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन जैसे जख्म बन गया, सूजन बन गया इंटेस्टाइन में जाकर, उन सबको रोकेगा ये, इन सारी चीजों को मतलब हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें, इसका इंसिडेंट भी कम करेगा। तो इनको हमने बेसिकली ये समझा अब कि जो डाइटरी फाइबर है इतने सारे एडवांटेज हैं इसके, और तो इसका यूज भी बहुत जरूरी है। क्यों कि ये हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, कोई एक दिन की नहीं है, डेली की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने फाइबर से संबंधित जानकारी ले ली। देखिए फाइबर के नाम पर बहुत सारा मार्केट में बहुत कुछ बिकता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्या क्या बिक रहा है, बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। लेकिन ये जो ट्रांस हाई फाइबर की बात अगर हमने कही है तो ये पूरी तरह से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, और पूरी तरह से नेचुरल, इतना ऑर्गेनिक और विदाउट केमिकल यानी केमिकल फ्री है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह से सिंथेसाइज नहीं है, सैचुराइड है। ठीक है, अब इसका जो काम है, पहले तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट को समझ लें। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एक जैसे जो व्हीट डेक्सट्रिन के नाम से इसका पहला इंग्रेडिएंट है, ये क्या होता है, जैसे हम आटा आटा है, आटा छानते हैं, आटा छानने के बाद जो चोकर प्राप्त होता है ना उसमें, देखिए कितने समझदार हैं हम सब। आटा छाना, चोकर निकला, वो खिला दिया गाय को या भैंस को या कहीं और जो मैदा बना उसको हमने खा लिया, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, मैदे से बनी सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि ये पेट की आंतों पर जाकर चिपकते हैं, ये फाइबर के बिना मतलब ये नष्ट ही नहीं होते, इस तरह से चिपकन लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चिपकन लेते हैं कि पूरी तरह से हमारे, जैसे अब मान लो अगर हमने कुछ ऐसा खाया फास्ट फूड जो वैसे तो सारे फास्ट फूड मैदे के ही तैयार हो रहे हैं, वहां से चोकर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती हैं, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद महसूस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहला तो उसमें इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम होता है, ये क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, यानी कि उन चीजों को
जो सूट होती हैं एक साथ, उनको रोकने का काम करता है कि ये एक साथ ना तो शुगर बढ़े, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़े, उसमें इन चीज़ों को धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। इसमें एक तो इनुलिन होता है। इनुलिन क्या है? ये नेचुरल पॉलीसैकेराइड होता है, जो हमारे एफओएस में भी पाया जाता है। ये क्या होता है? ये बिलॉन्ग होता है उस क्लास की डाइटरी फाइबर से जो हमें मतलब फ्रक्टोज से प्राप्त होता है, ठीक है? और ये एक तरह का प्लांट होता है, प्लांट से प्राप्त किया जाता है और ये इतना मतलब काम का होता है हमारे अंदर जाने के बाद में कि ये क्या करेगा कि इसमें जो ग्वार गम है उसके साथ मिलकर पूरा जेल बनाने का काम करेगा बॉडी के अंदर में। जब ये जेल बनाने के यानी वाटर है जो एब्जॉर्प्शन उसने लिया है, उसका हुआ है, कार्ब्स का, फैट का, प्रोटीन का, उसका जेल तैयार करेगा जहाँ से कि इसकी फर्मेंटेशन होने के बाद गुड बैक्टीरिया ग्रो हो और ये अच्छी तरह से हमारे यहाँ पचे, ठीक है? अब इसका काम देखिए और भी समझ लें इस चीज़ को कि डायटरी फाइबर क्या है? अभी तक हमने समझा कि इसका स्टूल का जो मोशन है उसका मतलब वॉल्यूम तैयार करता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, ये भी हमने समझ लिया। भूख और वज़न है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसका मैनेजमेंट करता है, ठीक है? भूख को शांत करता है, अच्छी मात्रा में कैलोरी प्रोवाइड कराता है हमें खाने से, ठीक है? हमारी जो ब्लड की स्थिति है उसमें शुगर तेज़ी से ना बढ़े उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसपे बहुत तेज़ी से नज़र और रखता है। शुगर ब्लड का जो शुगर लेवल है उस पर बहुत तेज़ी से अपनी नज़र और रखता है ये, क्योंकि इस प्रक्रिया को बहुत धीरे-धीरे करके पचाएगा ये। अब ये क्या है कि खराब पाचन वाले जो लोग हैं, किस-किस को ये लेना है ये और समझ लें ज़रा, कि जो खराब पाचन वाले लोग हैं इसको तो ज़रूर लें। वो ये इस्तेमाल ना करें कि चलो जेंटेक ले लिया, चूरन ले लिया, वो वाली चटनी ले ली, ये वाला ये कर लिया, इस चीज़ से करने से बचें वो। क्यों? कि अगर वो इसे लगातार करते रहे, तो वो अपने स्वास्थ्य से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कि किसी और से। वो आज नहीं तो कल समझेंगे लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस रहना सबकी ज़िम्मेदारी होती है। और ये जो ट्यांस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा ट्यांस के फाउंडर मिस्टर ली जुंगयान सर को, जिन्होंने हमें आज ये जो मौका दिया है अपने साथ रखकर अपने इस मिशन में, अपने इस स्वास्थ्य के मिशन में उन्होंने हमें अपने साथ रखकर हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराकर, ऐसी टेक्निक प्रोवाइड कराकर उन्होंने जो साथ रखा है, जो हम ये अवेयरनेस का जो काम कर रहे हैं, लोगों तक स्वास्थ्य ले जाने का काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से अच्छा काम करने के लिए अपने आप में प्रयासरत हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा उनका बार-बार, उनकी सोच को धन्यवाद करूँगा, उनके मिशन को धन्यवाद करूँगा। थैंक यू सो मच और अपने लीडर्स का धन्यवाद करूँगा इस रूप में कि जो हमारे लीडर्स बिना थके किसी भी रूप में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और कर रहे हैं, अपनी सत्यता को ज़ाहिर कर रहे हैं, अपनी इंटीग्रिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सर आगे बात करते हैं जैसे पुरानी कब्ज़ वाले जो रोगी हैं, वो इसको ज़रूर लें अपने आहार में, पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें और जैसा कि सुझाया गया है कि कम से कम एक मेल को यहाँ से 30 से 40 ग्राम के समथिंग में लेना है और एक फीमेल को यहाँ से 25 से 30 ग्राम में लेना है। लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि देखिए किसी चीज़ के इफ़ेक्ट होते हैं तो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्योंकि ये प्रकृति है, कॉज़ और इफ़ेक्ट पर निर्भर करती है। तो इस फाइबर की मात्रा इतनी भी ना करें कि 70 से 80 ग्राम ले लें या 60 ग्राम ले लें, तो उससे ऐसा है कि मोशन भी ऐसा पास होगा कि फिर रुकेगा भी नहीं। मतलब लूज़ मोशन ही ढंग से हो जाएँगे अच्छी तरह से, यानी जो सोचा था कुछ और हो कुछ गया। इसलिए इसको पर्याप्त मात्रा में लेना ही बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं, यानी फाइबर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अब तक जो हमने बात की है यहाँ तक, इसे हमने भली-भाँति समझा है कि इसको हमें किस-किस तरीके से लेना है और किन-किन को देना है। ठीक है? अब दूसरी बात इसे समझ लें कि एक ये जो क्या है फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से फूड है ये। तो पहले तो ये समझें कि जो बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको ये फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि उनके पेट में ये सारी चीज़ें पहले से ही बनी हुई हैं और जो भी वो खाते हैं उनका मशीनरी सिस्टम पूरी तरह से अच्छा है, इसलिए उसको थोड़ा-सा रोक के रखें और अभी उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो भी महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो भी माताएँ हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं यानी अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं या गर्भवती हैं, वो महिलाएँ इसको लेने से बचें, उसका प्रयोग ना करें। वो अपने खाने के माध्यम से जैसे मान लीजिए हरी मटर वगैरह है या फ्रूट हैं, उनको लेने शामिल करें अपने फूड में अपने खाने में लेकिन फाइबर को फिलहाल ना लें, इस तरह से। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए रोग का इलाज क्या है? रोग का इलाज सबसे पहले प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य, अपने पेट का एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों में जो-जो तरह-तरह की चीज़ें हैं कि मैं इसे ले लूँ, इससे शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर अपनी खामा-खा की मगजमारी ना करें। इसे समझ लें अच्छी तरह से और समझने के बाद में वो अपने फूड में इस फाइबर को ज़रूर शामिल करें।
तो सर आज ये आपकी पूरी तरह से यहाँ पर जो कुछ भी मैंने सीखा समझा और जो कुछ भी मैंने ज्ञान लिया अपने लीडर्स से, अपने मेंटर से और जो भी किताबों के माध्यम से मुझे मिला, ये आज मैंने आपके सामने पेश किया यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच सर आपका।